हेलो बच्चों, वेलकम टू कमिटेड क्लास ऑनलाइन। आई एम डलविड शर्मा। तो चलिए बेटा, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक नया चैप्टर जिसका नाम है लिविंग वर्ल्ड। सो लिविंग वर्ल्ड चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले थोड़ी बहुत बातें जो हमें पता होनी चाहिए चैप्टर के बारे में। सबसे पहली बात अगर हम बात करते हैं, ये कौन सा चैप्टर है? ये है आपका चैप्टर नंबर 1 और ये आप पढ़ते हो क्लास 11th में, ठीक है। तो ये क्लास 11th का आपका हो गया चैप्टर नंबर 1। दूसरी बात, इस चैप्टर से अगर हम बात करें तो चैप्टर का लेवल क्या है? तो चैप्टर का लेवल रहता है इसमें इजी, ठीक है, काफी इजी चैप्टर होता है। और अगर बात करते हैं नीट में एमसीक्यूज की, तो आप यहाँ से 1 से 2 क्वेश्चन की होप रख सकते हैं कि आपको 1 से 2 क्वेश्चन इस चैप्टर से देखने मिल जाएंगे। दो भी ना मिले, लेकिन एक तो आपको मिलता ही मिलता है। हर साल आप पेपर्स को उठा के देख लीजिए और यहाँ पर क्वेश्चन काफी रिपीट होते हैं। सबसे अच्छी बात तो ये है चैप्टर की। तो जब हम इस चैप्टर को पढ़ेंगे, हम सारा का सारा एनसीईआरटी कवरेज तो करेंगे करेंगे। थोड़ा बहुत हो सकता है कि मैं थोड़ा बहुत एनसीईआरटी के बाहर भी जाऊँ, तो आप लोग क्या करेंगे, उस चीज को भी नोट डाउन करेंगे। देखिए, एक बात और मैं भी आपको क्लियर कर देता हूँ। ये जो वीडियोस रहेंगे आपके, ठीक है, यहाँ पर मैं आपको एज अ पीपीटी या फिर, ठीक है, पीपीटी की फॉर्म में नहीं देने वाला, ठीक है, प्रेजेंटेशन की फॉर्म में नहीं देने वाला जिसमें सब लिखा हो, क्योंकि वो मेरा स्टाइल नहीं है, वो मेरी मेथोडोलॉजी कभी नहीं रही है पढ़ाने की। कि सामने प्रेजेंटेशन है और मैं उस पर आपको लिख के देता रहूँ, तो वो मेरे को नहीं जमता, मेरे को सुटेबल नहीं है। सो मैं यहाँ पे खुद लिखूंगा, खुद आपके नोट्स बनवाऊंगा। आपका काम क्या है, उन नोट्स को मेरे साथ बनाते हुए चलना है, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को। सो देखो, इस चैप्टर में बेटा सबसे पहले तुम्हें पढ़ना क्या है, ठीक है, वही बात करेंगे जो यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं तुमसे। तो सबसे पहला कंसेप्ट तुम्हें यहाँ पर सीखना है डिफाइनिंग प्रॉपर्टी का, ठीक है। कौन सा समझोगे यहाँ पर? डिफाइनिंग प्रॉपर्टी का कंसेप्ट को समझोगे। सो डिफाइनिंग प्रॉपर्टी एक ऐसी प्रॉपर्टी है, ठीक है, जो किसके पास दिखेगी आपको? केवल और केवल लिविंग ऑर्गेनिज्म के पास, ठीक है। ये प्रॉपर्टी किसके पास दिखेगी आपको? केवल और केवल लिविंग ऑर्गेनिज्म के पास दिखेगी। और ये जो प्रॉपर्टी होगी बिना किसी एक्सेप्शन के होनी चाहिए, विदाउट एनी एक्सेप्शन। सो पहली चीज तो आपको ये समझनी है। अभी मैं समझ रहा हूँ कि शायद आप में से बहुत से लोगों को ये बात अभी समझ में ना आई। सो डिफाइनिंग प्रॉपर्टी क्या है? ऐसी प्रॉपर्टी जो केवल लिविंग ऑर्गेन्स के पास प्रेजेंट हो, नॉन लिविंग के पास नहीं हो, और इसके अलावा इसमें कोई एक्सेप्शन नहीं मिलना चाहिए। तो अब इन चीजों को समझने के लिए हम क्या देखेंगे यहाँ पर? हम देखेंगे आपके इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग बींग्स, ठीक है। सो अगली हेडिंग क्या बनाओगे आप लोग? इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग बींग्स। सो ये नोट्स आप मेरे साथ बनाते हुए चलो, बेनिफिट में रहोगे। और उसके बाद फिर एमसीक्यूज लगाना, नोट्स को तैयार करने के बाद फिर देखना सारे के सारे एमसीक्यूज आप लगा रहे होगे। तो चलो, सबसे पहली प्रॉपर्टी की बात करते हैं, ग्रोथ की। सो ग्रोथ, अब आप बताओ क्या ये प्रॉपर्टी कैसी है? क्या ये डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है या फिर ये आपकी नॉन डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है? सो अगर हम बात करते हैं इस प्रॉपर्टी की, सो ये कैसी प्रॉपर्टी है? ये एक नॉन डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है। अब देखो, नॉन डिफाइनिंग प्रॉपर्टी क्यों है, इस चीज को समझना। कंसेप्ट देखो क्या कह रहा है कि ऐसी प्रॉपर्टी जो लिविंग के पास प्रेजेंट हो, लेकिन अगर हम बात करते हैं फॉर एग्जांपल माउंटेन्स, ठीक, इसकी बात करते हैं माउंटेन्स। माउंटेन्स में भी ग्रोथ होती है, पर ग्रोथ कैसी होती है? आपकी एक्सटर्नल ग्रोथ होती है, ठीक है। ग्रोथ कैसी रहेगी यहाँ पर? एक्सटर्नल ग्रोथ रहेगी। और इससे भी अच्छा एग्जांपल आप एक और ले लो। मान लो एक आयरन की रोड है, ठीक है, क्या है? एक आयरन की रोड है। आयरन की रोड को आपने एक ओपन एनवायरनमेंट में छोड़ दिया है, तो कुछ समय बाद क्या होगा? उसमें रस्टिंग वगैरह होगी, ठीक है। तो जिसके कारण आप क्या देखोगे कि भाई उसका साइज क्या हो रहा है, उसमें ग्रोथ हो रही है, फिर थोड़ी सी हो रही है, पर ग्रोथ तो हो रही है ना। लेकिन ग्रोथ कैसी होगी? वो एक्सटर्नल ग्रोथ होगी। सो ये नॉन लिविंग में भी दिख रहा है, तो ये कैसी प्रॉपर्टी हो गई आपकी? नॉन डिफाइनिंग हो गई, ठीक है। और इसमें एक्सेप्शन क्या बन जाएंगे? एक्सेप्शन यही बन जाएंगे कि जैसे माउंटेन्स वगैरह, ये सब एक्सेप्शन हो गए आपके लिए, ठीक है। सो ये पहली प्रॉपर्टी ग्रोथ की जो है, ये नॉन डिफाइनिंग है। इसके अलावा ध्यान रखेंगे एक चीज कि जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, ठीक है, जो आपके लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, उनमें कैसी ग्रोथ दिखेगी आपको? उनमें आपको दिखेगी इनसाइड ग्रोथ, ठीक है, इंट्रेंसिक ग्रोथ कह सकते हैं हम लोग, इंट्रेंसिक ग्रोथ। वही जो नॉन लिविंग होते हैं, इनमें कैसी ग्रोथ दिखती है भाई? इसमें दिखती है आपको एक्सटर्नल ग्रोथ, ओके। इसके अलावा आपको एक बुलेट पॉइंट यहाँ पे याद रखना है, ठीक है, तो मैं इस पॉइंट को मार्क कर देता हूँ। आप ध्यान रखेंगे, डायरेक्ट पॉइंट बनाइए। इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, इंक्रीज इन इंक्रीज इन द नंबर ऑफ सेल, इंक्रीज इन द नंबर ऑफ सेल, जिसके कारण क्या होती है? जिसके कारण होती है आपकी ग्रोथ।
सो आप बता सकते हैं कि अगर हम बात करते हैं प्लांट्स की, अच्छा एक बात बताइए, प्लांट्स में जो ग्रोथ हमेशा होती है ना, तो ये कैसी प्रॉपर्टी हो गई? ये आप खुद बताइए, क्या ये डेफिनेट प्रॉपर्टी है या इनडेफिनेट? और वहीं एनिमल में अगर आप बात करेंगे, सो एनिमल में आपने देखा होगा एक सर्टेन एज तक ग्रोथ होती है, एक सर्टेन एज तक ग्रोथ हो रही है। तो ये कैसी हो गई आपकी, कैसी ग्रोथ हो गई? ये हो गई आपकी डेफिनेट ग्रोथ। और प्लांट में कैसी हो जाएगी? प्लांट में हो जाएगी इनडेफिनेट ग्रोथ। तो ये पॉइंट भी आपको क्या याद करना है, इस पॉइंट को भी आप याद रखेंगे। लेकिन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है कि ये कैसी प्रॉपर्टी है? ये एक नॉन डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है। तो इसमें थोड़े से एग्जांपल और डाल लीजिएगा, ठीक है? तो एग्जांपल मैं यहाँ पर आपके लिए मेंशन कर देता हूँ। फॉर एग्जांपल आप ले सकते हैं यहाँ पर लाइक ये ले लीजिएगा, जैसे माउंटेन इसमें एग्जांपल बन गया, जो कि ये दर्शाएगा कि ये कैसी प्रॉपर्टी है, ये है आपकी नॉन डिफाइनिंग प्रॉपर्टी। इसके अलावा आप ले सकते हैं सैंड माउंट ले लीजिएगा, सैंड माउंट ले लीजिएगा। सो इनमें जो ग्रोथ है वो कैसी है? एक्सटर्नल ग्रोथ है। और ये आपका नॉन डिफाइनिंग प्रॉपर्टी हुई। ग्रोथ के बारे में इतने पॉइंट्स काफी है, इधर ढंग से याद कर लीजिए। फिर इसके बाद देखिए एक स्लाइड और ऐड करते हैं यहाँ पर। फिर इसके बाद सेकंड क्या देखेंगे हम लोग यहाँ पे? सेकंड कैरेक्टरिस्टिक देखेंगे, वो रहेगा यहाँ पर रिप्रोडक्शन। अब रिप्रोडक्शन में एक बात बताओ कि भाई ये कैसी प्रॉपर्टी है, क्या ये डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है या नॉन डिफाइनिंग? सो आप बताएंगे कि सर ये कैसी प्रॉपर्टी है, ये नॉन डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है। अच्छा, नॉन डिफाइनिंग प्रॉपर्टी क्यों कह रहे हैं इसको? तो सुनो, एक्चुअली अगर हम बात करते हैं क्या सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म आपके रिप्रोड्यूस कर सकते हैं, तो इसका आंसर है नहीं, सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते। बल्कि हमारा जो कंसेप्ट है डिफाइनिंग प्रॉपर्टी का, वो क्या कह रहा था कि सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या करें, उस प्रॉपर्टी को दिखाएं बिना किसी एक्सेप्शन के। लेकिन रिप्रोडक्शन में आपको क्या होता है, एक्सेप्शन देखने के लिए मिलते हैं, ठीक है? फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पर लेता हूँ किसको, म्यूल को लेता हूँ, मैं यहाँ पर लेता हूँ हिनी को। सो म्यूल और हिनी क्या है? लिविंग तो है पर ये रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते, ठीक है? सो मैं लिख देता हूँ नॉट रिप्रोड्यूस, ठीक है? ये रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते। सो इस यही कारण है कि आपको क्या मिल गया यहाँ पर, एक्सेप्शन मिल गया, ठीक है? अब एक्सेप्शन मिल गया तो ये प्रॉपर्टी कैसी हो गई है? नॉन डिफाइनिंग। चलो म्यूल के बारे में आपको बताता हूँ थोड़ा। देखो म्यूल में क्या होता है, ध्यान रखेंगे, म्यूल में जो मेल होता है वो क्या रहता है आपका? डंकी। और यहाँ पे फीमेल जो होती है वो क्या रहेगी? आपकी हॉर्स। फीमेल में क्या होगा? हॉर्स। सो इन दोनों के, ठीक है, जब इन दोनों को क्रॉस कराते हैं तो क्या होता है? म्यूल बनता है। और इसलिए आपने देखा होगा जो म्यूल है वो किससे रिजेंबल करता है? डंकी से ज्यादा रिजेंबल करता है, ठीक है? वहीं अगर हम बात करते हैं किसकी, हिनी की बात करते हैं, तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं, अगर बात करते हैं किसकी, हिनी की बात करते हैं, तो हिनी में जो है मेल क्या रहेगा? मेल रहेगा हॉर्स। और फीमेल क्या रहेगी? फीमेल रहेगी डंकी। इन दोनों का क्रॉस कराओ तो क्या ऑब्टेन होता है? तो हिनी ऑब्टेन होती है। और हिनी जो है किसकी तरह रिजेंबल करती है? यह है आपका हॉर्स की तरह ज्यादा रिजेंबल करती है। तो रिप्रोडक्शन में और बात करते हैं, ठीक है? जनरली टू टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन आप लोग देखोगे, तो कौन कौन सा? एक हो जाएगा आपका ए सेक्सुअल और एक हो जाएगा आपका सेक्सुअल। इनके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे, अभी आ गए, ठीक है? थोड़ा सा पॉइंट मेंशन कर देंगे। और रिप्रोडक्शन होता क्या है? सो रिप्रोडक्शन इज अ बायोलॉजिकल प्रोसेस जिसमें क्या होगा, एक लिविंग ऑर्गेनिज्म गिव राइज करता है टू देयर ऑफस्प्रिंग। तो ये क्या होगी आपका रिप्रोडक्शन का डेफिनेशन हो गया। यहाँ पे मेन पॉइंट क्या याद रखना है, कैसे प्रॉपर्टी होगी? नॉन डिफाइनिंग प्रॉपर्टी होगी। इसमें मैंने आपको एग्जांपल मेंशन कर दिए हैं, मैंने म्यूल मेंशन करा है, मैंने हिनी मेंशन करा है। इसके अलावा और भी एग्जांपल आप यहाँ पे रख सकते हैं, जैसे कि आपका वर्कर बी, वर्कर बी हो गया आपका स्टेराइल कपल्स, स्टेराइल कपल्स। देखिए जरूरी नहीं है कि हर ह्यूमन बीइंग रिप्रोड्यूस कर सकता है, कुछ ऐसे भी हैं जो कि रिप्रोड्यूस नहीं कर पाते, ठीक है? स्टेराइल कंडीशन, तो इसलिए ये प्रॉपर्टी कैसी बन जाएगी आपकी? नॉन डिफाइनिंग प्रॉपर्टी बन जाएगी। तो चलिए यहाँ तक नोट डाउन करिए, फिर हम देखते हैं इस सेक्शन और सेक्शन के बारे में। ओके चलो अब देख लेते हैं थोड़ा थोड़ा सेक्सुअल और एसेक्सुअल के बारे में, डिटेल हम आगे पढ़ेंगे। यहाँ पे मैं थोड़ा बहुत आपको बता देता हूँ। अगर हम बात करते हैं एसेक्सुअल की, सो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एक ऐसा प्रोसेस है, ये आपका एक यूनिपेरेंटल प्रोसेस है। यूनिपेरेंटल प्रोसेस का मतलब क्या होगा? एक सिंगल पेरेंट से ही क्या होगा, या फिर मैं कह सकता हूँ वन पेरेंट क्या करेगा, यहाँ पर ऑफस्प्रिंग को राइज कर देगा, ठीक है?
और दूसरा पॉइंट का ध्यान रखना है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कि यहाँ पे जो ऑर्गेनिज्म होंगे यहाँ पर कोई गैमेट वगैरह नहीं बनेंगे। क्या नहीं बनेंगे? नो गैमेट फॉर्मेशन। ठीक है, यहाँ पे कोई गैमेट का फॉर्मेशन नहीं होगा। और यहाँ पे जो ऑफस्प्रिंग रहेगा, ठीक है, यहाँ पे जो ऑफस्प्रिंग रहेगा वो क्या रहेगा? एग्जैक्ट कॉपी रहेगा अपने पेरेंट के। तो इसके लिए हम क्या टर्म यूज करते हैं? क्लोन। सो एक पॉइंट याद रखना, वैसे तो आपको क्लास 12th में बताया जाता है क्लोन के बारे में, एनसीईआरटी ने भी 12th में मेंशन करा है। क्लोन क्या होता है? क्लोन इज द एग्जैक्ट कॉपी। ठीक है, क्लोन इज द एग्जैक्ट कॉपी ऑफ देयर पेरेंट, ऑफ देयर पेरेंट। अब ये जो एग्जैक्ट कॉपी है ऑफ देयर पेरेंट्स, ये कैसा होगा आपका? ये मॉर्फोलॉजिकली तो एग्जैक्ट है, साथ साथ ये आपका जेनेटिकली भी कैसे हैं आपके? जेनेटिकली भी क्या है? एकदम सेम है। आप कह सकते हैं डिक्टो कॉपी है। सो इसके लिए आप टर्म यूज करते हैं क्लोन। लेकिन अगर हम बात करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है, देखिए यहाँ पे कितने पेरेंट इन्वॉल्व होते हैं? सो यहाँ पर 2 पेरेंट इन्वॉल्व होते हैं। सो ये कैसे प्रोसेस हो जाएगी? ये हो जाएगी आपकी बाई पेरेंटल प्रोसेस। और यहाँ पर आप लोग जानते हैं कि यहाँ पे क्या होता है? गैमेट्स का फॉर्मेशन होता है। और यहाँ पर जो ऑफस्प्रिंग आता है उसमें आपको क्या देखने मिलते हैं? वेरिएशन देखने मिलते हैं। क्या देखने मिलेंगे भाई? वेरिएशन देखने मिलेंगे। एग्जैक्ट अपने जो ऑफस्प्रिंग होगा वो एग्जैक्ट अपने पेरेंट की कॉपी नहीं होगा। तो ये बात को आप लोग ध्यान रखेंगे, जनरल बात है। और देखिए वेरिएशन हो रहा है, अगर वेरिएशन हो रहा है तो कहीं ना कहीं इससे क्या होगा? इवोल्यूशन। ठीक है, सो इवोल्यूशन में बहुत बड़ा रोल है। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, सो ये कैसी प्रोसेस है? ये एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है और ये एक टाइम टेकिंग प्रोसेस है। ठीक है, कैसी प्रोसेस है? ये टाइम टेकिंग प्रोसेस है। वहीं अगर हम बात करते हैं सेक्सुअल में, तो ये सेक्सुअल की प्रोसेस कैसी हो जाएगी? सिंपल हो जाएगी, इसमें सिंपल फिजन वगैरह हो जाता है और ये कोई टाइम टेकिंग ऐसी प्रोसेस है नहीं। चलिए, फिर इसके बाद हम लोग यहाँ पे डिस्कस करते हैं। सो अगला पॉइंट हमारा क्या रहेगा यहाँ पर जिसका हम लोग डिस्कस करेंगे? सो वो पॉइंट रहेगा हमारा मेटाबॉलिज्म के रिगार्डिंग। ठीक है, सो तीसरा पॉइंट हम लोग क्या पढ़ेंगे यहाँ पर? तीसरी प्रॉपर्टी क्या पढ़ेंगे? मेटाबॉलिज्म। देखिए मेटाबॉलिज्म का बड़ा सिंपल सा मतलब है। सिंपल सा मतलब है, क्या मतलब है? कि दैट द सम टोटल ऑफ केमिकल रिएक्शन, जितनी भी केमिकल रिएक्शन, हाँ भाई साहब आपसे ही कह रहा हूँ, सो गए? जितनी भी केमिकल रिएक्शन आपके अंदर चल रही है वही क्या है? आपका मेटाबॉलिज्म। तो मैं इसके लिए एक डेफिनेशन बना सकता हूँ, दैट द सम टोटल ऑफ केमिकल रिएक्शन, सम टोटल ऑफ केमिकल रिएक्शन occur inside the occur inside the living organism, या फिर occur in the living organism, या फिर in an organism। तो वो क्या हो जाता है? आपका मेटाबॉलिज्म हो जाता है। ठीक है, तो सम टोटल ऑफ केमिकल रिएक्शन अकर इनसाइड द लिविंग ऑर्गेनिज्म इज नोन एज मेटाबॉलिज्म। अब देखो मेटाबॉलिज्म में आपको दो चीजें ध्यान रखनी है। ठीक है, मेटाबॉलिज्म में आपका क्या होता है? दो प्रोसेस हो सकती है, कैटाबॉलिज्म और प्लस एनाबॉलिज्म। सो ध्यान रखेंगे, कैटाबॉलिज्म प्लस एनाबॉलिज्म इक्वल टू मेटाबॉलिज्म, इक्वल टू मेटाबॉलिज्म। अर्थात देखो, नाम को पढ़ो एक बार, कैटाबॉलिज्म, कैटा, काटा, कैटा, कैटा। ठीक है, कुछ लग रहा है ना कुछ ब्रेक डाउन? तो मतलब जो कैटाबॉलिज्म होती है इन प्रोसेस में क्या होता है? इन प्रोसेस में होता है आपका ब्रेक डाउन। क्या होता है इनमें? ब्रेक डाउन। और एनाबॉलिज्म जो होती है ये कैसी प्रोसेस होती है? ये होती है आपकी कंस्ट्रक्टिव प्रोसेस, कंस्ट्रक्टिव प्रोसेस। और एक चीज ध्यान रखेंगे, मेटाबॉलिज्म क्या है? आपकी डिफाइनिंग प्रॉपर्टी, मतलब हर लिविंग ऑर्गेनिज्म में मिलेगी और बिना किसी एक्सेप्शन के मिलेगी। तो ये कैसी प्रॉपर्टी है भाई? ये हो गई आपकी डिफाइनिंग प्रॉपर्टी। सो यहाँ पर हम थोड़े से एग्जांपल लेते हैं ताकि आपको बात समझ पाओ। सो यहाँ पे देखो कैटाबॉलिज्म में जैसे मैं ले सकता हूँ कि जैसे प्रोटीन का ब्रेक डाउन हो रहा है ना, प्रोटीन टूट रहा है किसमें? अमीनो एसिड्स में। तो ये कैसी प्रोसेस हो गई भाई? ये कैटाबॉलिज्म हो गई। भाई अगर मैं ले रहा हूँ कंस्ट्रक्टिव प्रोसेस, तो जैसे आपने प्लांट में पढ़ा होगा कि CO2 प्लस H2O, फोटोसिंथेसिस, याद आ रहा है कुछ? इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल, सनलाइट एंड क्लोरोफिल, आपने क्या ऑब्टेन करा? CO2 प्लस H2O इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल। आपको क्या मिला? ग्लूकोज मिला। इसके अलावा ऑक्सीजन मिला। और इसके अलावा आपको एनर्जी वगैरह भी ऑब्टेन हुई। सो इसमें आपने क्या देखा? यहाँ पे कंस्ट्रक्शन हो रहा है। ठीक है, CO2 जो कि एटमोस्फेयर से लिया, वाटर जो कि सोइल से लिया प्लांट ने, उसका यूज करके क्या करा? कंस्ट्रक्ट करा। क्या कंस्ट्रक्ट करा? ग्लूकोज करा, जो कि एक रेयर कार्बोहाइड्रेट है। तो वो सब क्या है? आप कह सकते हैं एक ऐसी प्रोसेस है, कंस्ट्रक्टिव प्रोसेस है। वहीं यहाँ पे मैंने आपको एक प्रोटीन का एग्जांपल दिया, प्रोटीन का ब्रेकडाउन हुआ
इसका मतलब ब्रेक डाउन हो रहा है, कैसे प्रोसेस है, कैटाबोलिज्म है। सो अगर हम बात करते हैं, देखिए किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर कैटाबोलिज्म और एनाबोलिज्म दोनों तरह की ही प्रोसेस होती हैं। और मेटाबॉलिज्म का मतलब क्या हो गया, दैट सम टोटल ऑफ केमिकल रिएक्शन दैट अकर इनसाइड द लिविंग ऑर्गेनिज्म इज नोन एज मेटाबॉलिज्म। आई होप अभी तक आपको कोई डाउट नहीं आ रहा होगा। अगर कोई डाउट आता है आपको तो तुरंत आपके लिए कमेंट सेक्शन बना रखा है, वहां जाइए अपना डाउट डाल दीजिए, ठीक है, आपको रिप्लाई कर दिया जाएगा। चलिए फिर इसके बाद, ठीक है, फिर इसके बाद हमने यहाँ तक कर ली है बात। ओके, फिर इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे किसके बारे में, कॉन्शियसनेस के बारे में। तो यहाँ पर आप लोग किसके बारे में पढ़ेंगे, कॉन्शियसनेस के बारे में। सो कॉन्शियसनेस को हिंदी में क्या कहते हैं, चेतना। क्या कहते हैं, चेतना। और या फिर मैं इसके लिए एक सिंपल टर्म यूज करूं तो मैं कह सकता हूं आपका अवेयरनेस। ठीक है, आप अवेयर हैं तो वही क्या है, मतलब एक तरह का कॉन्शियसनेस है। चलो, तो इसमें एक थोड़ा सा पॉइंट लिख लो, दैट ऑल ऑर्गेनिज्म have have ability to sense their to sense the to sense the condition in their सराउंडिंग, इन देयर सराउंडिंग। सो ये क्या हो गया आपका, ये हो गया आपका कॉन्शियसनेस का। ठीक है, जो ऑर्गेनिज्म, सीधे सीधी बात तो ये है कि देखो जो भी ऑर्गेनिज्म है उसके पास एबिलिटी है कि वो अपने सराउंडिंग को क्या कर पा रहा है, सेंस कर पा रहा है। तो वही क्या है, एक तरह की अवेयरनेस है, वही क्या है, एक तरह की कॉन्शियसनेस है। ओके, और ध्यान रखेंगे कॉन्शियसनेस एक कैसी प्रॉपर्टी है, ये आपकी एक डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है। डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है, डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है मतलब ये आपको सारी लिविंग ऑर्गेनिज्म में दिखेगी। ठीक है, सारी लिविंग ऑर्गेनिज्म में आपको दिखती है। सो ये होगी आपकी एक डिफाइनिंग प्रॉपर्टी। चलो, फिर इसके बाद आपको एक प्रॉपर्टी और पढ़नी होती है जो कि है आपकी सेल्फ कॉन्शियसनेस। सेल्फ कॉन्शियसनेस, तो सेल्फ कॉन्शियसनेस के बारे में आपको एक पॉइंट ध्यान रखना पड़ेगा कि जो सेल्फ कॉन्शियसनेस प्रॉपर्टी है ये केवल और केवल किसमें देखने मिलती है, ये आपको ह्यूमंस में ही देखने मिलती है। सो एक ऐसी प्रॉपर्टी है सेल्फ कॉन्शियसनेस। फॉर एग्जांपल, आप किसी शादी में गए हो, ठीक है, बढ़िया एकदम सूट वूट पहन के अच्छे से तैयार हो गया, ठीक है, लड़कियां गई है अच्छे से लिपस्टिक मेकअप वेकअप करके। सो ये सब क्या है, तुम्हारी सेल्फ कॉन्शियसनेस प्रॉपर्टी है। ठीक है, कैसी प्रॉपर्टी है, सेल्फ कॉन्शियसनेस, कि हाँ भाई आपको लगता है कि शादी में हम जा रहे हैं, अच्छे से तैयार होकर जाएंगे, लोग हमें देखेंगे, लेकिन वो गलतफहमी होती है। ठीक है, कोई नहीं देखता आपको, आपको खुद को लगता है हाँ लोग मुझे नोटिस कर रहे हैं, पर गलतफहमी है। ठीक है, सो ये सेल्फ कॉन्शियसनेस की प्रॉपर्टी किसके पास प्रेजेंट होती है, ह्यूमंस के पास ही प्रेजेंट होती है। तो इस बारे में आप लोग ध्यान रखेंगे। अच्छा, एक बात बताओ, चलो एक सवाल आपसे, आंसर तो खैर मैंने ही देना है, लेकिन फिर भी सुनो। ये बताओ क्या प्लांट में भी कॉन्शियसनेस है? तो हाँ बिल्कुल, ठीक है, प्लांट में भी कॉन्शियसनेस होती है। चलो एग्जांपल देते हैं आपको एक, देखो जैसे लोटस होता है, ठीक है, लोटस क्या दिखाता है आपको, फोटोनेस्टी प्रोसेस। क्या दिखाता है, फोटोनेस्टिस प्रोसेस। और एग्जांपल आप ले सकते हैं सनफ्लावर, है ना, सनफ्लावर क्या दिखाता है आपको, फोटोट्रोपिक मूवमेंट। फोटोट्रोपिक मूवमेंट। अभी फोटोट्रोपिक मूवमेंट क्या है, आपने सुना होगा कि जैसे जैसा आपका जो है कि सनफ्लावर जो होता है वो क्या करता है, सन जैसे सनलाइट आती है वो ओपन करता है, सन के अकॉर्डिंग क्या होता है, उसकी डायरेक्शन चेंज होती रहती है। ठीक है, सो ये क्या होता है, फोटोट्रोपिक मूवमेंट। ठीक है, लोटस में भी आपने देखा होगा कि जब सन निकलता है तो धीरे धीरे लोटस क्या होता है, ओपन होना चालू हो जाता है, और जैसे सन छिपता है फिर धीरे धीरे क्लोज होना चालू हो जाता है। तो ये क्या होगी, आपकी फोटोनेस्टिक प्रोसेस होगी। सो जो कॉन्शियसनेस की प्रॉपर्टी है ये आपको केवल और केवल लिविंग ऑर्गेनिज्म में ही देखने मिलेगी, नॉन लिविंग में नहीं देखने मिलेगी। इसलिए इसको हमने क्या कहा है कि भाई एक ऐसी प्रॉपर्टी है, इट्स अ डिफाइनिंग प्रॉपर्टी। इसके बाद आपको पढ़नी है कुछ टर्म्स और जो कि है आपकी बायोडाइवर्सिटी। देखो बायोडाइवर्सिटी में ना कई बार ऐसा होता है स्टूडेंट्स क्या करते हैं, इस डेफिनेशन का रट्टा मारते हैं, पर आपको यहाँ पे रट्टा मारना नहीं सिखाया जाएगा। अभी आप खुद बताओगे क्या होती है बायोडाइवर्सिटी की डेफिनेशन। सो मैंने लिखा है यहाँ पर बायोडाइवर्सिटी, चलो जरा शब्दों को ब्रेक करो। बायोडाइवर्सिटी, सो बायो का मतलब क्या हो गया, बायो का मतलब हो गया लाइफ, लिविंग, है ना, ये सब किसमें आ जाएगा आपका, लाइफ, लिविंग, ये सब क्या है बायो। डाइवर्सिटी का मतलब क्या होता है, वेराइटी। अब देखो इससे डेफिनेशन बनाएंगे। सो मैं लिख सकता हूँ द वेराइटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, द वेराइटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म
living organism present on earth. The variety of living organism present on earth is called biodiversity. Is called biodiversity. सो बायोडाइवर्सिटी में कुछ पॉइंट्स और याद रख सकते हैं, ठीक है। एनसीईआरटी का डाटा है जो मैं आपको देने जा रहा हूँ। सो एनसीईआरटी का डाटा आपको याद रखना है कि डेट आइडेंटिफिकेशन नंबर ऑफ स्पीसीज, कितनी स्पीसीज ऐसी हैं जो अभी तक आइडेंटिफाई हो चुकी हैं और क्लासिफाई हो चुकी हैं। सो यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं इस बात को, आइडेंटिफिकेशन नंबर ऑफ स्पीशीज, नंबर ऑफ स्पीशीज कितनी है, ये है आपकी 1.7 to 1.8 मिलियन, ठीक है। मैंने मिलियन का, इसका मतलब है कि 17 से 18 लाख स्पीशीज ऐसी हैं आपकी जो आइडेंटिफाई हो चुकी है, ठीक है। 17 to 18 लाख स्पीशीज आपकी क्या हो चुकी है, आइडेंटिफाई हो चुकी है। और इसमें भी आप एक नंबर ध्यान रखिएगा जिसमें कि 1.2 मिलियन क्या है आपके, 1.2 मिलियन है आपके एनिमल और आपके 0.5 मिलियन क्या है आपके, ये है आपके प्लांट्स। और इस क्वेश्चन को मैं यहाँ पर इंपॉर्टेंट मार्क करूंगा क्योंकि यहाँ से बहुत बार ही क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो आपको ये डाटा तो एग्जैक्ट याद रखना है, ठीक है। इसमें छेड़छाड़ नहीं चलेगी। ऐसा नहीं करना कि भाई ऑप्शन, देखो एग्जाम में जब आपको क्वेश्चन देगा ना ऐसा, तो आपको वो जहां तक ये जरूर देगा कि 0.7, ठीक है, तो उसमें कंफ्यूज मत होना, ध्यान रखना है 1.7 to 1.8 मिलियन। हो सकता है आपको लैख में पूछ ले, 17 लाख to 18 लाख। सो मिलियन, लैक्स, उन पॉइंट्स में बिल्कुल कंफ्यूजन नहीं रखना है आपको, 100% क्लियर करके यहाँ से जाओगे, ठीक है। और आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाना, आपको ये क्वेश्चन डेफिनेटली दिख जाएगा। चलो बायोडाइवर्सिटी में इतना ही पढ़ना था। फिर इसके बाद